Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on 2331 4444, 2331 0481, and 2371 7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Sonu Sood, I am Sarabjeet Kaur. धन्यवाद सरबजीत। नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23710481 और 23717106। श्रोताओं, इससे पहले एसटीडी कोड 011 का भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for Qs next week. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह आई गिरावट और घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह संकेतों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों, कंपनी आमदनी से जुड़े नतीजों और भू राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। And before we go any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरबजीत जी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे। ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अभी तक घरेलू शेयर बाजार में 12,921 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जुलाई में खरीदारी में आई गति अगस्त में भी जारी रही है। ये तेजी घरेलू आर्थिक आंकड़े और कंपनियों की तिमाही आमदनी मजबूत रहने के बल पर आई है। इस बीच ऋण बाजार में निवेश का रुख मिला जुला रहा है। अभी तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनरल लिमिट की श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों में 622 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। हालांकि फुली एक्सेसिबल और वॉलंटरी रिटेंशन श्रेणियों से आलोच्य अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है। और अब आज के हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से काशीनाथ। आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र जी, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, मेरा पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेन फ्लेक्सी कैप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। फंड अच्छा है कि बुरा है? धन्यवाद। जी देखिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और किसी भी फंड को अच्छे या बुरे आकलन के लिए आप बहुत छोटे अवधि के रिटर्न्स के ऊपर उस पर अपनी कोई भी धारणा ना बनाएं। थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें, और अगर फंड थोड़ा हाल फिलहाल में अंडर परफॉर्म करता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा हताश ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें। तो आप इन दोनों फंड्स का आकलन करें, थोड़ा 3 साल 5 साल के रिटर्न्स देखें कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, कैटेगरी में बाकी पीयर्स के अगेंस्ट कैसे कर रहा है, और
उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना निर्णय लें। बहुत जल्दी ना करें बेचने की, क्योंकि अब इक्विटी में भी टैक्स लगता है। तो अगर आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं फंड स्विच करने का, तो आपके लिए एक टैक्स का बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो डोंट बी इन अ हरी। सो आशुतोष जी, सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कुछ तथ्य आए हैं जिन पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। उसमें कहा गया है कि एसआईपी को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो अकाउंट्स हैं वो भी बड़े हैं, और जो वैल्यू है, अगर हम पिछले वित्त वर्ष में देखें तो 40 लाख अकाउंट ऐड हुए टोटल नंबर में, और एवरेज नेट मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी 25.8% बढ़ी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ रहा है निवेशकों का? जी बिल्कुल। मेरी राय में म्यूचुअल फंड्स एक रिटेल इन्वेस्टर के इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का, ब्रॉडली इक्विटी और डेट मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक बेहतरीन साधन है। वेल रेगुलेटेड, वेरी ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये फंड्स आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेटअप है। म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी रिलायबल और रोबस्ट वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और इनमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना हाल फिलहाल के सालों में ये एक अच्छा संकेत है। और एसआईपी और भी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा ना लगाकर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी निराश या परेशान नहीं होते। तो एसआईपी एक बेहतरीन साधन है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरा ये भी होता है कि जब भी मार्केट गिरते हैं, एसआईपी निवेशक आमतौर पर देखा गया कि बहुत जल्दी मार्केट से भाग नहीं खड़े होते जी मार्केट फॉल में, और ये लंबे समय में इक्विटी मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डाउन मार्केट में सब कुछ बेचकर भाग ना जाएं। तो एसआईपी उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है रिटेल इन्वेस्टर्स की बने रहने में मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में। तो बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, अगर ये बरकरार रहता है, तो भारतीय निवेशकों, रिटेल आम निवेशक के लिए ये काफ़ी लाभदायक हो जाने में सक्षम है। Ashutosh, we'll come back to you on that. Meanwhile, we connect with our next caller from Mumbai. Amit ji, please ask your question. नमस्ते मैडम, मैं अमित बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र बारामती से। जी, मेरा सवाल है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का NFO न्यू फंड ऑफर एक म्यूचुअल फंड है, उसमें मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अच्छा है या नहीं, जरा बताइए। और दूसरा सवाल, अब मैं इंडिया फर्स्ट के बारे में पूछ सकता हूँ क्या मैडम? सॉरी, हेलो, इंडिया फर्स्ट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए। हर साल मैंने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, और 5 साल तक वो पैसे भरना है, 7 साल के बाद मुझे मिलेगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं, ये भी बताइए। थैंक यू। आशुतोष जी, श्रेणी के हिसाब से आप बता सकते हैं। जी, तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की आपने एनएफओ की बात करी। देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आम तौर पर आप एनएफओ में निवेश करने से बचें। अभी आपने लगा दिया है, तो देखिए, नए फंड के बारे में कुछ भी जानकारी देना, कहना मुश्किल होता है जब तक कि उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिल्ड होता कि फंड मैनेजर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनका पोर्टफोलियो बनाने का स्ट्रैटेजी रहता है। तो नए फंड के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आमतौर पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत सारे अच्छे वेल रनिंग फंड्स, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स उपलब्ध हैं आपके पास। प्रेफर करिए कि नया फंड अगर कुछ ऐसा खास नहीं दे रहा है जो कि एग्जिस्टिंग फंड से आपको जो इन्वेस्टमेंट नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ही आप एनएफओ की तरफ जाएं। अदरवाइज आप लॉन्ग स्टैंडिंग फंड्स में ही अपना निवेश करें। बहरहाल इस फंड में क्योंकि आप निवेश अभी कर चुके हैं, तो अब आप इसको देखिए थोड़ा धैर्य से। फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो बनाने दीजिए, किस टाइप का वो परफॉर्म करता है। कम से कम 1.5 साल बाद आप सोचिएगा इस बारे में कि ये फंड का क्या करना है। दिल्ली से हमारे अगले श्रोता के मदन जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार, मार्केट मंत्रा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप यदि अपना स्थान चेंज करें।
थोड़ी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, अगर आप दोबारा हमें फिर फोन कर सकें फिर से। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल हाँ जी बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि मैंने 2-3 फंड में शिफ्ट किया हुआ 5,000 के, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो उसमें HDFC मिड कैप ऑर्चुनिटी फंड, निप्पॉन मल्टी कैप फंड, इनसे तो मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक्सिस लार्ज कैप फंड उसमें मेरा CAGR सिर्फ 7% 8% आ रहा है। तो पिछले 4 साल से मेरा शिफ्ट चल रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा या डिसकंटिन्यू करूँगा, मेरा ये प्रश्न। जी, देखिए, पहली बात तो आपका ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी सही है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुना है। आपके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल आपने बहुत ज़्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड्स की तरफ आप नहीं गए हैं। ये तो इसमें मैं आपकी सराहना करूंगा कि आपकी चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स अच्छा है। एक्सिस लार्ज कैप पिछले कुछ साल थोड़े निराशाजनक रहे हैं इस फंड के लिए ज़रूर, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाए हैं। तो अगर आप काफ़ी निराश हैं इस फंड से, तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं। We move on to our next caller from Delhi. दिनेश जी सवाल पूछें। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि जब गोल्ड फंड और सिल्वर फंड बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हाउसेज जो है वो गोल्ड या सिल्वर फंड या ETF के जो परसेंटेज इंक्रीज है वो अलग अलग क्यों दिखाते हैं, जबकि इट शुड बी सेम। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोल्ड फंड है वो उसको FOF कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम इन्वेस्टर जो है उसके भी एक्सपेंस बियर करता है और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी एक्सपेंस होता होगा, वो भी बियर करता है? क्योंकि हमें जो पता चलता है केवल फर्स्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशो पता चलता है, दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं पता चलता है। थैंक यू। जी, तो पहला सवाल आपका कि गोल्ड और सिल्वर फंड्स में जब सारे ही ये फंड्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके प्राइस में या इनके रिटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, आपने काफ़ी आपने ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पे आप ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनका जो आपको रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो जो ETFs होते हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ये ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरलाइंग NAV है फंड का, क्लोजिंग प्राइस या फंड्स का ट्रेडेड प्राइस NAV के आसपास हो। काफी बार देखा गया है कि फंड्स प्रीमियम पे या कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं। तो जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं वो इन पर उनके ट्रेडेड प्राइस पर निर्भर करते हैं, ना कि अंडरलाइंग NAV पर। तो इस वजह से इनके रिटर्न्स डिफर कर जाते हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते हैं वो बेसिकली आप देखिएगा कि हर फंड कंपनी के पास एक ETF वेरिएंट होता है और एक FOF वेरिएंट होता है। FOF वेरिएंट सिंपली ये करता है कि आपका पैसा जो कलेक्ट करता है वो उठाकर ETF में लगा देता है, गोल्ड उन्हीं का जो गोल्ड ETF होता है। तो यहां पर भी जो आपको NAV डिक्लेयर होती है फंड ऑफ फंड्स की, वो ETF के ट्रेडेड स्टॉक मार्केट प्राइस पर निर्धारित होती है, इसलिए इनके रिटर्न्स डाइवर्ज करते हैं अलग अलग फंड में। कुछ फंड्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट कम रहता है, NAV के क्लोज ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी इन्वेस्टर सेंट्रिक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, और उनके रिटर्न्स NAV के रिटर्न्स के आसपास रहते हैं। लेकिन जो फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है, इसलिए प्राइस काफ़ी वेरी कर जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट पे रहता है, उनके रिटर्न्स में आपको काफ़ी बार कुछ उठापटक दिखेगी, NAV के क्लोज नहीं होगा। और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये FOFs ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो FOF के एक्सपेंस की लेयर होती है वो ETF के एक्सपेंस के ऊपर होती है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, एक मामूली सा एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि FOF अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा कर आप जो पैसे उसमें निवेश करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ETF में लगा देता है। वहाँ पर और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई और फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं होता है खास। तो वो एक्सपेंस की लेयर काफ़ी थिन होती है, लेकिन ज़रूर होती है। तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप किसी भी फंड कंपनी के ETF का और FOF का, आप दोनों का अगर एक्सपेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा कि आप टोटल एक्सपेंस कितना दे रहे हैं। आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में आप वैसे भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए अगर आपके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में FOF ही
खरीदें। लेकिन अगर आप आमतौर पर वैसे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप ज़रूर ETF की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, ETF खरीदते हैं तो ज़रूर आप खरीदने से पहले देखिए कि क्या ये यूनिट्स NAV से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या प्रीमियम पे हैं। अगर प्रीमियम पे हैं तो आप समझिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं। अगर 10 रुपये की NAV की चीज़ मार्केट में 12 रुपये पर ट्रेड हो रही है तो आप ये मानिए कि 10 रुपये का सामान आप 20% महंगा खरीद रहे हैं। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। NSE की वेबसाइट पे हर फंड की INAV बताई जाती है। INAV होता है रियल टाइम NAV इस फंड की क्या होनी चाहिए, उससे आप क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर ये आप निर्धारित कर सकते हैं। और अब शंकर भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं। शंकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। तो मेरा पहला सवाल बड़ा जनरल है। क्या एक फंड हाउस में हम 2 बैंक डिटेल्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या, सो दैट मेरी जब मर्जी हो जहां से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ या जिधर मैं पैसा रखना चाहूँ, मेरा ही अकाउंट है दोनों, क्या 2 अकाउंट एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में जैसे कोटक या टाटा या कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं क्या? दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट टाटा में है, टाटा म्यूचुअल फंड, और कुछ एक्सिस में है। क्या इसमें कुछ अच्छे फंड हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मिड कैप हुआ मिड की कैटेगरी में हुआ या लार्ज एंड मिड कैप हुआ एक्सिस में हुआ, तो इसमें कोई अच्छे फंड एक्सिस और टाटा इन दो में मेरा तो बता सकते हैं क्या प्लीज? थैंक यू। आपका पहला सवाल, क्या 2 बैंक अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं सेम AMC में? जी बिल्कुल। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टर डिटेल होता है वो फोलियो लेवल पर मैप होता है। आपकी नॉमिनेशंस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पर फोलियो होती हैं। तो आप अगर सेम फंड में भी 2 अलग अलग फोलियो से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों फोलियो में अगर अलग अलग बैंक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। आप बिल्कुल 2 अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। बस ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी फोलियो में रिडम्पशन डालेंगे तो पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो उस फोलियो पे मैप्ड है। ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि पैसा हमेशा निवेशक के खाते में ही जाएगा और उसी खाते में जाएगा जो आपने अपने फोलियो में मैप किया हुआ है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैप करना, तो ये फैसिलिटी आपके पास पॉसिबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये निर्णय आपका है। दूसरा, टाटा एक्सिस, देखिए मैं आपको राय दूंगा कि बहुत ज़्यादा किसी एक AMC से आप के लिहाज में ना देखें। आप पहले देखिए कि आपका निवेश की ज़रूरत क्या है और किस तरह का फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। उसके बाद आप उस कैटेगरी के फंड्स में चुनाव करें। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि टाटा या एक्सिस या कोई और AMC। स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी निवेश की ज़रूरत क्या है और उसके लिए सही फंड कौन सा है, वहाँ से अपने फंड के चुनाव की शुरुआत करें। Let's ask Jitinder from Jaipur what his question is. हाँ, हेलो सर। जैसे इतना दिन मार्केट मंत्र सुनने के बाद ऐसा हमको लगा कि नए निवेशक के लिए सबसे पहले कोई इंडेक्स फंड ले या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले, तो क्या अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की जगह इक्विटी सेविंग ले वो भी चलेगा, और निफ्टी 50 या जैसे कोई भी इंडेक्स फंड की जगह मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले तो क्या चलेगा क्या नए निवेशक के लिए? जी, पहला आपने पूछा इक्विटी सेविंग्स। देखिए, इक्विटी सेविंग्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा। इक्विटी सेविंग्स फंड में आप मानिए कि आपका करीब 35 से 40% पैसा ही इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलता है। बाकी जो इक्विटी का एक्सपोजर इन फंड्स में होता है वो डेरिवेटिव्स के जरिए हेज्ड रहता है, तो उसमें आपको मार्केट के रिटर्न्स, मार्केट गेन्स नहीं मिलते हैं। तो इक्विटी सेविंग्स फंड्स आमतौर पर कंजर्वेटिव निवेशक जो एक मॉडेस्ट रिटर्न विद मॉडेस्ट रिस्क की उनकी अभिलाषा रहती है, रेगुलर इनकम सीकर्स हैं, उनके लिए इक्विटी सेविंग्स को आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी कैटेगरी माना जाता है। तो अगर आपको मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं। देखिए, शुरुआती निवेशक के लिए मेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इसीलिए ही रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जिन नए निवेशक हैं जिनको इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके निवेश करते ही अगर मार्केट 20-25% कभी गिर जाती है तो वो निवेशक काफ़ी चांस होता है कि वो हताश होकर मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और फिर जिंदगी में शायद कभी वो इक्विटी मार्केट्स में वापस मुड़कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी से बचे रहने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इनमें 25% करीब पैसा आपका डेट में लगा रहता है। तो हमेशा ही जब भी मार्केट गिरती है, फंड्स मार्केट से कुछ कम गिरते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है नए इन्वेस्टर्स को।
बाकी ये एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स फंड में भी मिलेगा क्योंकि उनमें तो इक्विटी और भी कम होता है, लेकिन हाँ फिर आपको रिटर्न्स भी उनसे कम मिलेगा। दूसरा आपका सवाल इंडेक्स फंड में क्या मिड कैप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह होगी नहीं, इसी रीज़न से क्योंकि मिड कैप फंड्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, अगर मार्केट गिरती है तो काफ़ी धड़ाम से गिर सकते हैं मिड कैप्स। तो सिर्फ इस रीज़न से मैं आपको सलाह दूंगा कि एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें। और असम से सुकृत है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग जी, मेरा सवाल ये है कि हमने चिल्ड्रन बेनिफिट फंड मतलब एसबीआई का वो म्यूचुअल फंड एसआईपी किया था 4000 करके जी, तो उसमें से ये चिल्ड्रन फंड ये मेरे लिए कैसे रहेगा, बच्चे के लिए मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा? और उसके लिए मेरे पास कोई बॉन्ड पेपर तो नहीं है अभी, तो उसके लिए कौन सा कैसे मेरे को बॉन्ड पेपर डाउनलोड करके मतलब हार्ड पेपर रखना है, यही मेरा सवाल है। जी, बच्चे के लिए निवेश किया है, लंबे समय का निवेश है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लंबे समय के लिए आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक इक्विटी फंड है, आप ये मानकर चलिए कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये जब मार्केट गिरेगी तब तक ये फंड भी गिरेगा। तो अगर आप वो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, उससे आप बहुत हताश नहीं होंगे। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हैं। आपको एक जैसे मैं समझ पाया हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई बॉन्ड पेपर इस तरह से या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आपको नहीं मिलता है जैसे कि बॉन्ड्स में होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें भी आपका एसबीआई में है तो आप एसबीआई के इन्वेस्टर सर्विसेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ईमेल कर दें। आपके पास ईमेल पे आता भी होगा, अगर आपने अपने फोलियो में अपना ईमेल मैप किया हुआ है तो काफ़ी संभावना है कि आपका जब जब भी इसमें निवेश होता है, एसआईपी इंस्टॉलमेंट जाती है, आपको एक स्टेटमेंट ईमेल करी जाती होगी। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ आपको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का नंबर मिलेगा। वो नंबर डायल करके आप उनको अपना फोलियो या कुछ जानकारी वो मांगेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपको वो ईमेल पे मिल जाएगा। हाँ, वो बॉन्ड मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी सो बॉन्ड आपको लगता है फिजिकली होना चाहिए? तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता बॉन्ड्स की तरह। तो स्टेटमेंट, आपका जो स्टेटमेंट होता है वही आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट होता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली। विनोद जी सवाल पूछें। पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी एक्सपर्ट टीम से मेरा ये सवाल है कि रीबैलेंसिंग के बारे में, हम जैसे रीबैलेंसिंग करते हैं ना, तो उसमें एक तो टैक्सेशन का इशू आ जाता है और दूसरा वो जो फंड फिर हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है, वहां से खर्च हो जाता है। तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि टैक्सेशन से कैसे बचा जाए? और अगर हम लंबे समय तक रीबैलेंस ना करें तो इसका हमारी रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है? और एक सवाल और है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का हम स्विच करते हैं तो उसी फंड हाउस के सारे बाकी स्कीम्स दिखाता है वो। अगर मुझे किसी दूसरी फंड हाउस में जाना है तो कैसे करते हैं? स्विच करने में दिक्कत आती है। जी देखिए, पहला सवाल आपका टैक्सेशन को लेकर, देखिए टैक्सेशन एक हकीकत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि आप रीबैलेंसिंग अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करें। शायद साल में आप अगर एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल वो पर्याप्त है। और अपना कोई रूल बनाइए कि जब भी आपकी एसेट एलोकेशन 7-8-10% से डेविएट करेगा तभी आप रीबैलेंस करेंगे और साल में एक बार करेंगे। और रीबैलेंसिंग के लिए फिर आप वही फंड्स यूज़ करिए जिनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आते हैं, वही यूनिट्स वही फंड्स के साथ आप करें। आपके पास 1.25 लाख तक का एनीवेज टैक्स एग्जम्पशन है इक्विटी में। तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं और उसके बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी रीबैलेंसिंग को आप अगर किसी एक साल में रीबैलेंस करना पड़ रहा है, मार्केट में इतना उठापटक हुआ है कि आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ आप मार्च में अगर यूनिट्स बेचते हैं, कुछ अप्रैल में बेचते हैं, तो आपको 2 फाइनेंशियल ईयर का 1.25 लाख रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो 2.5 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आप फॉलो कर अपना टैक्स मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। और
दूसरी बात आपने कहा कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, तो देखिए आप रीबैलेंस अगर नहीं करते, मानिए आप 70% इक्विटी 30% डेट आपने अपने लिए एसेट एलोकेशन निर्धारित करी थी जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे। अब अगर इक्विटी मार्केट चल पड़ती है और ये 70% जो आपका वेटेज था ये बढ़कर 80% हो जाता है, तो वो आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। बस इतना ही है कि आपका उसके बाद ज़्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं एज अ पोर्टफोलियो। आपकी ज़रूरत के लिए क्या वो सही है, उचित है, या आपको रीबैलेंस करना आवश्यक है, ये आपकी निजी नीड्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट की, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिस्क रिटर्न थोड़ा वेरी करेगा, उसको आपको देखना है। अगले कॉलर है फरीदाबाद से मनिंदर जी, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि स्विच आउट करने में कितना टाइम लेना चाहिए कंपनी को। फोर्थ को हमने स्विच आउट किया है दूसरे फंड में, तो वो 2 दिन लगा देते हैं, तो क्या सही है? जी, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसी तरह होता है, क्योंकि आप जिस दिन सिप से आप जिस दिन भी आप रिडम्पशन डालिएगा, तो अगर आप 3 बजे से पहले रिडम्पशन डालेंगे तो उस दिन जो रात को एनएवी फंड डिक्लेयर करेगा, आपके उस एनएवी पर आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी। अगर 3 बजे दोपहर 3 बजे के बाद अगर आप रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन शाम की आपको एनएवी मिलेगी, और उसके बाद 1 से 2 दिन जो बैंक ट्रांसफर में पैसा लगता है, अगर बीच में छुट्टी आ जाती है, शनिवार इतवार आ जाता है, तो वो दिन इसमें ऐड होंगे। तो 2 से 3 दिन लगते हैं और ये नॉर्मल है। All right, and now let's see how has been the movement of crude oil. Global crude oil prices declined last week following a deal between Iran and Oman to reopen the Strait of Hormuz. The two countries are also seeking to charge a fee on ships crossing the strait. During the week at the Intercontinental Exchange ICE, Brent crude October futures plunged 5% to settle at $83.55 per barrel. West Texas Intermediate crude September futures tumbled 7.7% to end at $78.18 per barrel. स्टिल इन कमोडिटीज, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी। अमेरिकी डॉलर में नरमी और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में कमी के बीच सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। अमेरिका के श्रम आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की आशंका कम हो गई और इससे भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 5.9% के उछाल से 1,51,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुई। इस बीच सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 6.6% बढ़कर 2,31,466 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। उधर कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 7.1% की वृद्धि से $4,399.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंचा। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान लगभग 10% उछाल दर्ज करती हुई $63.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंच गई। All right, now let's take a quick look as to how the markets are expected to show up next week. The domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers including macroeconomic data, quarterly earnings reports and geopolitical developments. Markets are likely to take cues from foreign institutional investor inflows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor monthly mutual fund data, the quarterly bulletin of the periodic labor force survey and retail and wholesale inflation prints. Globally, investors will focus on geopolitical developments surrounding the West Asia conflict along with oil market reports from the International Energy Agency and the Organization of the Petroleum Exporting Countries. कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो चर्चा को भी अब हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने हमारे सभी श्रोताओं के विस्तृत सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए। जी धन्यवाद। Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow.
tomorrow. Until then, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।